हाँ, 1901 और 1902 जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ, मेंडल बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन 1902 में और 1 के बीच में इंसानों को एक और प्रोसेस के बारे में पता चला जो मेंडल को नहीं पता था, और वो प्रोसेस मियोसिस था। ह्यूमंस को मियोसिस के बारे में काफ़ी जानकारी पता चल गई। एंड आपको भी पता है, आपने भी 11th में पढ़ा हुआ है मियोसिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से। और सुटॉन एंड बोवरी नाम के दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1902 में मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम बिहेवियर को लेकर एक नई थियरी दी थी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थियरी के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने बहुत जरूरी है ना। इस थियरी में पता चला कि स्पर्म एंड ओवा आर लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस। सो आपके पेरेंट्स और आपके बीच में ये स्पर्म और ओवा आर द लिंक्स, क्योंकि उसी के थ्रू आपके पेरेंट्स से आपको डीएनए मिला है। नाउ स्पर्म और ओवा जो है both contribute equally in heredity of the offsprings by fertilization. So the moment fertilization हो जाता है, समझ लीजिए कि आधी इंफॉर्मेशन, आधा डीएनए मॉम से आता है, आधा डीएनए डैड से आता है, तब जाके आप एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल हो, एक सेट हैप्लॉयड स्पर्म से और एक सेट हैप्लॉयड ओवा। सो बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली इन हेरिडिटी। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। ना न्यूक्लियस में क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। ना क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये जो पिक्चर आपको सेंटर में दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दीज आर द क्रोमोसोम। दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो क्रोमोसोम्स में ही ये जानकारी छिपी हुई है। दे आर द वंस विच कैरी दी हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ना ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन्हीं के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शंस क्या होगा। और क्रोमोसोम्स, इनका नंबर भी, इनका स्ट्रक्चर भी हर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम रहते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स में अगर 46 है तो आप में भी 46 ही होने चाहिए। सो इसमें कुछ भी अगर कम ज़्यादा हुआ तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, गड़बड़ हो सकती है उससे। देखेंगे आगे क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम एंड जीन्स अकर इन पेयर्स इन सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल्स। जैसे कि मैंने कहा था, ये पेयर्स में इसीलिए है क्योंकि एक मेंबर ऑफ अ पेयर कम्स फ्रॉम मदर एंड सेकेंड मेंबर कम्स फ्रॉम फादर। इसीलिए हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स है और जीन्स है हमेशा जोड़ियों में होगा, पेयर्स में होगा, क्योंकि हमको 2 पेरेंट्स हैं। नाउ गैमीट, नाउ बॉडी सेल में 2 सेट्स हैं, लेकिन गैमीट में ओनली 1 क्रोमोसोम, एंड हर क्रोमोसोम पे एक अलील उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होगा। सो ये पॉइंट्स हम ध्यान रख रहे हैं जो क्रोमोसोम के थियरी में आए थे। नाउ क्रोमोसोम टाइप एंड द बिहेवियर सजेस्ट्स जेनेटिक होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी एंड डोमिनेंस रिसेसिवनेस। सो कौन सा क्रोमोसोम आपको मिला है और वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उस पर कौन से अलील्स हैं, कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, वो सब डिटरमाइन करते हैं डोमिनेंस, रिसेसिव, होमोजीनस, हेट्रोजीनस नेचर, टाइप्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑल। सो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कैरी करते हैं ये क्रोमोसोम टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रोमोसोम पेयरिंग एज वेल एज अलील पेयरिंग इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ना गैमीट में एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर से नेक्स्ट जनरेशन में वो पेयरिंग हो जाती है, वो जोड़ी में आ जाते हैं फिर से। और ड्यूरिंग मियोसिस सिनेप्सिस होता है, सेपरेशन होता है, इसीलिए सेग्रीगेशन, असॉर्टमेंट, ये हेरिडिटरी फैक्टर्स के